हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मास्टरमाइंड। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लेक्चर्स। तो टुडे वी विल स्टडी WPM, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या करेगा, वर्कर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा। मैनेजमेंट क्या होती है? कोई भी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, उसकी सारी एक्टिविटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, इन सब चीज़ों को कौन देखता है? मैनेजमेंट देखता है। अगर इन सब चीज़ों में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो जा रहा है तो उसे कहेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारे DPSP का भी पार्ट है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या शो करता है? शो करता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक है कि नहीं आपका एनवायरनमेंट विद इन इंडस्ट्री, मतलब वर्कर्स का स्टेक है कि नहीं, मतलब वर्कर्स डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये दिखाता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ये लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी दिखाता है कि एक इंडस्ट्री में कितनी डेमोक्रेसी है, मतलब वर्कर्स का कितना सुना जाता है। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। किस पे बेस्ड है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे बेस्ड है। वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन इन सुपरवाइजरी बोर्ड्स फॉर प्रॉपर कम्युनिकेशंस एंड सजेशंस। ठीक है, वर्कर्स का पार्टिसिपेशन क्यों किया जाता है? ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, मतलब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा हो, ठीक है, तो वर्कर को उसको कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, वर्कर से सजेशन लेना होता है। बहुत सारे हम लोग ऐसा भी दिखेंगे जहाँ वर्कर्स डिसीजन मेकिंग का पार्ट भी होंगे, मतलब उनसे बिना कंसल्ट किए डिसीजन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका अलग अलग टाइप हम लोग पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। फिलहाल आगे देखते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉपरेशन। किस पे बेस्ड है? कॉपरेशन पे बेस्ड है, मतलब मिलजुल के काम करना है। अनलाइक द कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग से अपोजिट है। कलेक्टिव बार्गेनिंग में जनरली क्या होता था? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहते थे। ठीक है, कलेक्टिव बार्गेनिंग में मतलब दोनों का इंटरेस्ट अपोजिट रहता था कलेक्टिव बार्गेनिंग में। लेकिन वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में क्या होता है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो वर्कर्स से पूछा जाएगा, वर्कर्स से को कंसल्ट किया जाएगा, वर्कर्स से सजेशंस मांगा जाएगा। तो ये सब आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में। तो देयरफॉर इट इज बेस्ड ऑन कॉपरेशन अनलाइक कलेक्टिव बार्गेनिंग वेयर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय आर अगेंस्ट ईच अदर। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रहते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल्स हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का। क्या क्या है देखते हैं। पहला इंफॉर्मेटिव, देन कंसल्टेटिव, एसोसिएटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसाइसिव। ठीक है, इंफॉर्मेटिव, कंसल्टेटिव, एसोसिएटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसाइसिव। देखते हैं सब क्या क्या है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इज पॉसिबल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन पॉसिबल है। किसी इंडस्ट्री में वो पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, विग्रस रहेगा, किसी में बहुत कम रहेगा, फेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग किस में विग्रस रहेगा, किस में फेंट रहेगा, किस में क्या क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। डिसीजन लिए जा रहे हैं तो कंसल्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो पहला टाइप है इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है? इट इंश्योर्स दैट एम्प्लॉय आर एबल टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यू पर्टेनिंग टू द मैटर ऑफ जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लिया जा रहा है एक इंडस्ट्री में, ठीक है, तो क्या किया जाएगा? एम्प्लॉय को उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। मतलब चुपचाप नहीं कर लेना, एम्प्लॉय को बताना है कि ये इकोनॉमिक डिसीजन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, आप लोग का क्या व्यू है वो बताइए। एक्सप्रेस देयर व्यू पर्टेनिंग टू द मैटर ऑफ जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में वर्कर्स का व्यू लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? व्यू लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका होगा? अथॉरिटी का ही होगा, मतलब एम्प्लॉयर का ही होगा। जो अथॉरिटी है या फिर मैनेजमेंट है, उसी का डिसीजन फाइनल होगा। इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है? सिंपली इन्फॉर्म कर दिया जाता है और उनका व्यू लिया जाता है। ठीक है, और डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन कौन लेता है इन्फॉर्मेटिव में? फाइनल डिसीजन कौन लेगा? मैनेजमेंट ही लेगा या फिर एम्प्लॉयर ही लेगा। करेक्ट है। नाउ वी विल सी, इसमें याद रखिएगा फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय मैनेजमेंट पहले वाले में, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? वर्कर्स का कम है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? एम्प्लॉय को कंसल्ट किया जाता है ऑन द मैटर ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, उनको मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई वेलफेयर स्कीम आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई डिसीजन लेना है, तो क्या किया जाता है? एम्प्लॉय से रिलेटेड, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड नहीं,
ठीक है, एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड मैटर्स में एम्प्लॉय का सजेशंस मांगा जाता है। ठीक है, हियर वर्कर्स, यहाँ पे वर्क्स नहीं होगा, वर्कर्स आर कंसल्टेड ऑन द मैटर ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर सच एज वर्क सेफ्टी हेल्थ। हाउएवर फाइनल डिसीजन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द ऑप्शन ऑफ, यहाँ पे ओपिनियन होगा, ओपिनियन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें भी फाइनल डिसीजन कौन लेगा? मैनेजमेंट ही लेगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेटिव में फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट लेगा, कंसल्टेटिव में भी फाइनल डिसीजन मैनेजमेंट का ही होगा। ठीक है, इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है, जनरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट में वर्कर्स का सजेशन लिया जाता है, व्यू लिया जाता है। इन कंसल्टेटिव में क्या होता है, जो एम्प्लॉय का वेलफेयर है उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉय के व्यू सजेशंस को लिया जाता है। ठीक है, और ये इसका भी फाइनल डिसीजन किसका होता है? मैनेजमेंट का ही होता है। नाउ वी विल सी एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है, ये एक लेवल ऊपर है आपका, किससे? कंसल्टेटिव से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिसे कंसल्टेटिव में सिर्फ सजेशन लिया जाता था उनको लेके, लेकिन उनका डिसीजन फाइनल नहीं होता था, मतलब फाइनल डिसीजन किनके हाथों में होता था? मैनेजमेंट के हाथों में। लेकिन एसोसिएटिव में जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है कि जो भी आपका यूनानिमस डिसीजन आया एम्प्लॉय का, यूनानिमस डिसीजन आया एम्प्लॉय को, उसको फॉलो करना ही होगा, अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट एंड इंप्लीमेंट द यूनानिमस डिसीजंस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या होता है, एम्प्लॉय का सुना जाता है, मतलब उनको, उनका अगर यूनानिमस डिसीजन आ रहा है किसी मैटर को लेके, तो उनका सुना जाएगा और उनको इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। तो इसमें लेवल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? लेवल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा है किससे? कंसल्टेटिव से। तो याद रखिएगा, इसमें फाइनल डिसीजंस में एम्प्लॉय की सुनी जाती है, मतलब मोरल ऑब्लिगेशन होता है, एम्प्लॉय की सुनी जाती है कि करना चाहिए और करते भी हैं। तो देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव पार्टिसिपेशन। नाउ वी विल सी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। इन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन क्या होता है, देखो क्या होता है, मैनेजमेंट डिसीजन ऑलरेडी ले चुका होता है। इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं आते कि डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहेगा। डिसीजन मेकिंग हमेशा मैनेजमेंट के हाथ में ही रहेगा। इसमें मैनेजमेंट ले लिया जाता है, लेकिन जब जो डिसीजन लिया गया है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया जाता है, उसके इम्प्लीमेंटिंग वेज के लिए किसको कंसल्ट किया जाता है? वर्कर्स को। ठीक है, डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है, डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट। ठीक है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट, उनको एडमिनिस्टर करने का तरीका किससे पूछा जाता है? सजेशंस वर्कर्स से। तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। पढ़ते एक बार। इट इंश्योर्स ग्रेटर शेयर ऑफ वर्क्स इन डिस्चार्ज ऑफ द मैनेजरियल फंक्शंस। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शंस को करने के लिए काम आता है। हियर डिसीजंस आर ऑलरेडी taken by the management comes to employee, preferably with the alternatives of administrations and employee have to select the best form of these implementations. अलग अलग फॉर्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, I1, I2, I3। ठीक है, डिसीजन तो ले लिया गया, डिसीजन ऑलरेडी ले लिया गया है, इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके होंगे, इम्प्लीमेंटेशन 1, इम्प्लीमेंटेशन 2, इम्प्लीमेंटेशन 3, अलग अलग तरीके होंगे। इससे वर्कर्स को पूछा जाएगा कि कौन सा तरीका हम लोग यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स ने डिसाइड किया कि चलो I3 यूज़ करते हैं, मतलब तीसरा तरीका यूज़ करते हैं इंप्लीमेंट करने का, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज डिसाइसिव पार्टिसिपेशन। डिसाइसिव पार्टिसिपेशन में क्या होता है, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, मतलब एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों साथ बैठेंगे और दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, मतलब दोनों का सुना जाएगा। ठीक है, दोनों का इक्वल स्टेक रहेगा डिसीजन मेकिंग में, मतलब एम्प्लॉय का भी रहेगा, एम्प्लॉयर का भी रहेगा। दिस इज डिसाइसिव पार्टिसिपेशन। इसमें डिसीजन मेकिंग में कौन रहेगा? डिसीजन मेकिंग किनके हाथ में रहेगा? एम्प्लॉय के भी हाथ में रहेगा, एम्प्लॉयर के भी हाथ में रहेगा। ठीक है, दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे। डिसाइसिव पार्टिसिपेशन क्या होता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वेयर डिसीजंस आर जॉइंटली टेकन ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेलफेयर एक्सेट्रा इज कॉल्ड डिसाइसिव पार्टिसिपेशन। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्फॉर्मेटिव में क्या होता है, एम्प्लॉय को या वर्कर्स को सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, उनका सजेशन लिया जाएगा। फाइनल डिसीजन मेकिंग इनके हाथों में रहेगा, फाइनल डिसीजन मेकिंग इनके हाथों में रहेगा, मैनेजमेंट के हाथ में। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के हाथ में। ठीक है, कंसल्टेटिव में भी डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में रहेगा, मैनेजमेंट के हाथ में। लेकिन इनमें मैटर कौन सा रहेगा, याद रखना इन्फॉर्मेटिव और कंसल्टेटिव में मैटर का डिफरेंस है। मैटर कौन सा रहेगा, एम्प्लॉय वेलफेयर के अकॉर्डिंग, मतलब डिस्कशन किस चीज़ पे होगा, एम्प्लॉय वेलफेयर पे होगा। और क्या लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सजेशन लिया जाएगा वर्कर्स का। फाइनल डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के हाथ में। एसोसिएटिव में क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट का मोरल ऑब्लिगेशन होता है
टू एक्सेप्ट द यूनानिमस डिसीजन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय का डिसीजन को सुना जाए, ये अंडर मॉरल ऑब्लिगेशंस रहता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉय भी रहेंगे, एम्प्लॉयर भी रहेंगे, ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता था, ठीक है, डिसीजन मेकिंग तो ऑलरेडी हो चुका है, डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी मैनेजमेंट में ले लिया है, इसको इंप्लीमेंट करने के अलग अलग वेज होंगे, ठीक है। इन वेज, इंप्लीमेंटिंग वेज किससे डिस्कस किया जाएगा, वर्कर्स के साथ, मतलब किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए इस डिसीजन को, वो वर्कर के साथ डिस्कस किया जाएगा, ना कि डिसीजन मेकिंग को। तो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट के पास ही रहेगा, उसको इंप्लीमेंट करने के वेज का डिस्कशन किनके साथ होगा, वर्कर्स के साथ होगा। दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टिसिपेशन। द लास्ट वन इज डिसाइसिव, जिसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में इक्वल स्टेक होता है, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉयर का भी, मतलब दोनों एक ही स्टेज में बैठते हैं, साथ डिस्कस करते हैं और सारा डिसीजन मिल के लेते हैं। इसमें डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी इसी में है, डिसाइसिव पार्टिसिपेशन। तो दिस इज अबाउट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, WPM। अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला टर्म है हमारा एब्सेंटिज्म। इसका मतलब क्या होता है, लेबर ब्यूरो ऑफ शिमला ने इसे डिफाइन किया है, क्या बोलते हैं ये, टोटल मैन शिफ्ट लॉस बिकॉज ऑफ एब्सेंस। कोई आदमी एब्सेंट हो रहा है जिसके कारण से मैन शिफ्ट लॉस हो रहा है, ये क्या होता है मैं भी बताऊंगा, ठीक है, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल मैन शिफ्ट शेड्यूल टू वर्क, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया है कि 10 आदमी 4 घंटे काम करेंगे, ठीक है, ये डिसाइडेड है, ये क्या हो गया, मैन शिफ्ट शेड्यूल्ड टू वर्क। मैंने पहले डिसाइड किया कि 10 आदमी 4 घंटा काम करेंगे, मतलब हमारा टोटल काम क्या हो जाएगा, 40 मैन आवर वर्क। वर्क क्या हो गया, 40 मैन आवर वर्क, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कुछ बंदे आए नहीं, मान लो 9 बंदे ही आए या फिर 10 बंदे ही आए, 10 नहीं, 10 तो टोटल है, मान लो 8 बंदे ही आए, उन्होंने काम किया, तो 4 घंटे ही काम किए होंगे वो, ठीक है। तो 8 4 32, तो 32 आवर वर्क हुआ, 32 मैन आवर वर्क हुआ, ठीक है। तो 40 हमने डिसाइड किया था, शेड्यूल्ड किया था, कितना, 40 हुआ 32, तो 8 का लॉस हुआ। तो ये जो लॉस है 8 मैन आवर वर्क का लॉस एब्सेंटिज्म कहलाता है, ठीक है। फिर से समझाता हूँ, शेड्यूल्ड किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल 10 आदमी थे, 10 मैन, हर आदमी 4 घंटे काम करता, तो 40 मैन आवर वर्क हुआ, ठीक है। लेकिन आए 8 बंदे ही, ठीक है, उन्होंने 4 घंटा काम किया, ठीक है, कितना घंटा काम हुआ, 32 मैन आवर वर्क काम हुआ, लॉस कितना हुआ हमें, 8 आवर, 8 मैन आवर। ये जो 8 मैन आवर का लॉस है, ये हमारा क्या कहलाता है, एब्सेंटिज्म, करेक्ट है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते समझ में आ जाएगा। टोटल मैन शिफ्ट लॉस बिकॉज ऑफ एब्सेंस एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैन शिफ्ट शेड्यूल टू वर्क, ठीक है, दिस इज एब्सेंटिज्म, ठीक है। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि लीव एंड सैंक्शनड हॉलीडे इज नॉट इंक्लूडेड इन एब्सेंटिज्म। लीव या फिर सैंक्शनड हॉलीडे को हम लोग एब्सेंटिज्म में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे वो शेड्यूल्ड वर्क में आएगा ही नहीं। हम लोग जिस दिन छुट्टी होगा, ठीक है, हॉलीडे होगा, उस दिन शेड्यूल्ड वर्क डिसाइडेड होगा ही नहीं, ठीक है। या फिर कोई बंदा पहले से लीव लेके रखा है, तो मैं उसका काम उसे एलोकेट करूंगा ही नहीं। जब उसको काम एलोकेट ही नहीं होगा तो वो शेड्यूल्ड वर्क में आएगा ही नहीं, ठीक है। देयरफॉर लीव एंड सैंक्शनड हॉलीडे इज नॉट इंक्लूडेड इन एब्सेंटिज्म। नाउ वी विल सी एब्सेंटिज्म रेट। अब रेट क्या होती है, जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, कितना लॉस हुआ, था 8 आवर्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल शेड्यूल्ड वर्क। टोटल शेड्यूल्ड वर्क में क्या होगा, कितना काम हुआ और कितना काम लॉस हुआ था। तो 32 हुआ था, 8 लॉस हुआ था, तो टोटल कितने होगी, 40। तो 8/40 इज आवर एब्सेंटिज्म रेट, ठीक है। तो मेन टोटल का मतलब क्या होता है, कितना काम हुआ, कितना काम लॉस्ट हुआ, तो वो क्या हो जाता है, टोटल शेड्यूल्ड वर्क। तो एब्सेंटिज्म रेट क्या होता है, नंबर ऑफ मैन डेज लॉस डिवाइडेड बाय टोटल शेड्यूल्ड वर्क भी बोल सकते हैं। टोटल शेड्यूल्ड वर्क की क्या होता है, मैन डेज वर्क प्लस मैन डेज लॉस्ट, ठीक है। दिस इज एब्सेंटिज्म रेट, वेरी सिंपल। नाउ वी विल सी लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीविंग जॉब, मतलब कितने बंदे ने जॉब छोड़ दिया, अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग अ पीरियड। फॉर एग्जांपल लेते हैं 2022 में, 2022 में एक इंडस्ट्रीज में मैं गेस करता हूँ, चलो 100 वर्कर्स थे, ठीक है, 100 वर्कर्स थे, 10 ने जॉब छोड़ दिया, तो लेबर टर्नओवर क्या होगा, 10/100, दैट इज 10%,
मतलब 10% वर्कफोर्स हर साल जॉब छोड़ दे रहा है. दिस इज कॉल्ड लेबर टर्नओवर. नाउ व्हाट इज रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट का मतलब ये होता है कि टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ अ वर्कमैन बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर जब किसी वर्कमैन को या फिर एम्प्लॉय को बाहर कर देता है, ठीक है, बाय गिविंग अ रीजन, प्रॉपर रीजन. एक प्रॉपर रीजनिंग के तहत एक एम्प्लॉय को बाहर कर दिया जाता है या फिर वर्कर को बाहर किया जाता है या फिर वर्क फोर्स घटाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? रिट्रेंचमेंट. ठीक है, रिट्रेंचमेंट रीजनेबल होना चाहिए, अदरवाइज इट इज इलीगल. बिना कारण के एम्प्लॉय को निकालना इलीगल है. दिस इज रिट्रेंचमेंट. रिट्रेंचमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन बाय एन एम्प्लॉयर और एनी रीजन व्हाटसोएवर. ठीक है, कोई भी रीजन से कर सकता है. अदरवाइज देन एज ए पनिशमेंट इन्फेक्टेड बाय द वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण अगर वो बाहर कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन. ठीक है, रिट्रेंचमेंट क्या कहेगा? वर्कर को बाहर करना बाय गिविंग ए प्रॉपर रीजन. लेकिन अगर वो डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत हो रहा है तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में पूछ सकता है. मान लो कोई एक वर्कर है, उसने चोरी कर ली. ठीक है, कोई वर्कर ने चोरी कर ली अपनी इंडस्ट्री में. ठीक है, तो उसको जो बाहर निकाला जाएगा एज ए पनिशमेंट, ठीक है, वो रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर रिट्रेंचमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर रिट्रेंचमेंट. तो उसमें क्या हो जाएगा? डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया किसी वर्कर पे, ठीक है, तो वो रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आता है. करेक्ट है. और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए. ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, सोशल सिक्योरिटी, वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, ये सब क्या आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के. ठीक है, तो ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सोशल सिक्योरिटी, वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आते हैं. लेबर रिलीफ, लेबर का कुछ एक्सीडेंट हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, वो सब आता है किसके अंदर? स्टेट लिस्ट के अंदर. ठीक है, तो बस याद रखिए, लेबर रिलीफ, हैंडीकैप्ड या फिर अनएम्प्लॉयड, ये सब हो जाते हैं. कुछ पैर वैर टूट गया, ठीक है, या फिर अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए, ये सब को कौन देखता है? स्टेट देखता है. अदरवाइज इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब किसके अंदर आते हैं? कंकरेंट लिस्ट के अंदर. ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, सोशल सिक्योरिटी, वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, सब कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है. तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे लेबर से रिलेटेड, जैसे ILO हो गया, EPFO हो गया, ILO, EPFO, PFRDA. ठीक है, ये सब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो हैं हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड हेल्प अस टू ग्रो. प्लीज़ हमारे वीडियोज़ में कमेंट भी कीजिए. अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए. थैंक यू.